नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये लगभग समय है। इसका प्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है, यानी अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है। 6वीं शताब्दी से अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा। 6वीं शताब्दी ही है 500 ईस्वी के बाद। प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी क्या है? अपभ्रंश क्या है? प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी है। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है, यानी अपभ्रंश में जो भी प्रवृत्तियां मौजूद थी उस सब कुछ हिंदी ने भी अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं हैं और अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत क्या है? संयोगात्मक भाषाएं हैं और अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा। अगला देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के बारे में जो भी मत प्रस्तुत किए हैं वह है अगला टॉपिक। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय में निम्न अधम पात्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को अपभ्रंश कहा है। निम्न अधम पात्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। भामह ने संस्कृत एवं प्राकृत के साथ काव्योपयोगी माना। किसे? अपभ्रंश को। संस्कृत एवं प्राकृत के साथ काव्योपयोगी माना अपभ्रंश को। व्याडी एक संग्रहकार है और पतंजलि महाभाष्यकार, इन दोनों ने क्या बोला? अशुद्ध अपभ्रष्ट संस्कारच्युत भाषा को अपभ्रंश कहा। भर्तृहरि संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहा। भर्तृहरि ने क्या कहा? संस्कारहीन शब्द ही अपभ्रंश है। दंडी ने क्या कहा? काव्यादि में अभीरों की भाषा। क्या कहा? काव्यादि में अभीरों की भाषा। भरतमुनि ने अभीरोक्ति कहा। चंड जो एक प्राकृत व्याकरण आचार्य है, चंड कौन है? प्राकृत व्याकरण आचार्य। उन्होंने क्या कहा? सर्वप्रथम अपभ्रंश नाम का उल्लेख किया। सर्वप्रथम अपभ्रंश नाम का उल्लेख किसने किया? चंड ने। किसने? प्राकृत व्याकरण आचार्य है चंड, उन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश नाम का उल्लेख किया। दामोदर पंडित जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता है, उन्होंने क्या कहा? कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा। क्या है? कौशल की भाषा ही अपभ्रष्ट है। कीध ने क्या कहा? अभीरों एवं गुर्जरों से उसका संबंध माना। अगला हम अपभ्रंश की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी से अपभ्रंश की रचनाओं की शुरुआत हुई है। अपभ्रंश की रचनाओं की शुरुआत कब से हुई है? 7वीं 8वीं सदी के आसपास। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा। कौन सा प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा। इनका संपादक है डॉक्टर याकोबी। भविष्यत कहा का संपादक कौन है? डॉक्टर याकोबी। प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का प्रयोग हुआ है वह है विनय चंद्र के नेमिनाथ चौपाई। विनय चंद्र के नेमिनाथ चौपाई में प्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है। 12 मासा कैसा वर्णन है? जो विरह काव्यों में होता है। 2 तरह का वर्णन होता है, षड ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन। और 12 मासा का प्रथम प्रयोग नेमिनाथ चौपाई में हुआ है। विनय चंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला है अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य स्वयंभू द्वारा लिखित पाउमचरियु। स्वयंभू द्वारा लिखित पाउमचरियु क्या है? अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसमें 90 संधि और 5 कांड है। 90 संधि और 5 कांड है। पाउमचरियु में 8वीं सदी में लिखित ग्रंथ है। इसमें 83 संधि
स्वयंभू ने स्वयं लिखा है। ये अपूर्ण ग्रंथ था और 7 संधि और लिखकर उनके पुत्र ने इसे पूरा किया है। किसे? पाउंचर्यु। पाउंचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ था और इसे पूरा करने का श्रेय त्रिभुवन स्वयंभू के पुत्र को जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ पुष्पदत्त द्वारा लिखित महापुराण है। इसे 63 महापुराण गुणालंकार भी कहे जाते हैं। 63 महापुराण गुणालंकार भी कहे जाते हैं। पुष्पदत्त को अपभ्रंश का वेदव्यास कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वेदव्यास। अपभ्रंश के वात्मीकि कौन है? स्वयंभू है और अपभ्रंश के वेदव्यास पुष्पदत्त है। इसमें 102 संधियां हैं। किसमें? महापुराण में 102 संधियां हैं। इसमें 24 जैन तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेवों का चित्रण हुआ है। इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेवों का चित्रण हुआ है। इस प्रकार 63 शलाका पुरुषों अथवा महापुरुषों का चरित्र सुंदर काव्य की रीति में महापुराण में वर्णित हुआ है। ये 2 भागों में विभक्त है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में क्या है? आदि तीर्थंकर ऋषभ देव और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र का वर्णन है और उत्तर पुराण में शेष शलाका पुरुषों का चरित्र विषयक भाग वर्णित है। अगला हम ग्रंथों के बारे में देखते हैं। स्वयंभू के अन्य ग्रंथ है, इसे क्या कहते हैं? पाउंचर्यु, पद्मचरित भी कहते हैं, रिट्टनेमी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण भी कहते हैं और स्वयंभू चंद। इनके 3 ग्रंथ है, पाउंचर्यु, रिट्टनेमी चर्यु और स्वयंभू चंद। पुष्पदत्त के 3 ग्रंथ है, महापुराण, जसहर चरित और नय कुमार चर्यु। डॉक्टर बयानी ने अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदत्त को कहा। और किसने कहा? डॉक्टर बयानी। क्या कहा? अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू है और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदत्त है। और अपभ्रंश का वात्मीकि कौन है? स्वयंभू है और अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदत्त है। अगला देखते हैं। जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन रास, जो इंदु के परमात्मा प्रकाश, योगसार। योगसार में दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ है। दोहा काव्य परंपरा को परवर्ती रचनाकारों ने अपनाया है और इन काव्य परंपरा का आरंभ योगसार, जो इंदु के योगसार से हुआ है। राम सिंह का पाहुड़ दोहा, शालीभद्र सूरी, बरदेश्वर बाहुबली रास, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है और जो दिरीश्वर डाकुर वर्ण रत्नाकर, अब्दुल रहमान संदेश रासक एक श्रृंगार प्रदान दूत काव्य है। विद्यापति कीर्तिलता कीर्ति पताका, रोड़ा कवि राउल बेल एक चंबू काव्य है। और अंतिम ग्रंथ है विद्याधर द्वारा लिखित प्राकृत पैंगलम एक छंद काव्य है। अगला देखते हैं। अब अपभ्रंश के वर्गीकरण के बारे में जो भी मतभेद सामने आते हैं वो देखते हैं। नेमी साधु ने अपभ्रंश को 3 भागों में बांटा है, उपनागर, आभीर और ग्रामी। उपनागर, आभीर और ग्रामी। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्वम नामक ग्रंथ में इसे 3 भागों में विभक्त किया है, नागर, उपनागर और ब्राचड। नागर में गुजरात प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को नागर में सम्मिलित किया है और राजस्थान को उपनागर और ब्राचड को सिंध, यानी ब्राचड को सिंध में बोली जाने वाली भाषा को ब्राचड में सम्मिलित किया है। अगला देखते हैं। डॉक्टर याकोबी सनत कुमार चरित्र की भूमिका में लिखा है। इसे 4 भागों में, अपभ्रंश को 4 भागों में व्यक्त किया है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। कौन सा?
पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इस तरह 4 भागों में डॉक्टर याकोबी ने किया है। डॉक्टर तगारे हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में लिखा है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। इन्होंने एक को काट दिया है, उत्तरी को काटकर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी में विभक्ति किया है। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ में लिखा है पूर्वी, पश्चिमी। केवल 2 ही है, पूर्वी, पश्चिमी। तो याद रखिए, पहला नेमी साधु ने क्या कहा, उपनागर, अभीर, ग्राम्य। मार्कंडेय ने नागर, उपनागर, ब्राह्मण, गुजरात, राजस्थान, सिंध में बोली जाने वाली भाषा को विभक्त करके नागर, उपनागर और ब्राह्मण किया है। डॉक्टर याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। डॉक्टर तगारे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। डॉक्टर नामवर सिंह पूर्वी, पश्चिमी। अगला देखते हैं अपभ्रंश की भाषागत विशेषताएं। र का प्रयोग लेखन में है लेकिन उच्चारण में री हो गया है, यानी र जो वर्ण है उसका प्रयोग लेखन में है लेकिन उच्चारण में री है। प्रायः सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग में होने लगा था, यानी जो है वो अनुनासिक प्रयोग है। इस तरह के सारी स्वर ध्वनियों का प्रयोग होने लगा था। अगला है श केवल मागधी अपभ्रंश में ही हुए थे, यानी श, सा ये तीनों मिलकर केवल एक ही ध्वनि के रूप में इस्तेमाल हुआ था, स। तो ये श का प्रयोग केवल मागधी अपभ्रंश में ही होता था। ल ध्वनि का प्रयोग शौरसेनी महाराष्ट्री में था, यानी ल का ध्वनि कोई अन्य अपभ्रंशों में नहीं था। अपभ्रंश उकार बहुल भाषा थी, ये आपको याद रखना है, उकार बहुल भाषा थी अपभ्रंश। इसी प्रवृत्ति अपभ्रंश व्रज भाषा में अवधि व्रज भाषा में मिलते हैं। इसी प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वो अवधि और व्रज भाषा में पड़ा है। उकार बहुल भाषा। कुछ शब्द परिवर्तित हो गए हैं, देखते हैं कौन सा शब्द परिवर्तित हुआ है। य, जा, य को जा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, य को जा, यानी यही बोलने से बदले क्या बोलते हैं, जेही, ऐसा बोलते हैं। और म को व बोलते हैं, व को ब, वाणी में बानी परिवर्तित हो गया है। कृष्ण कान है, क्षण को निह में परिवर्तित हो गया है, क्या है, कृष्ण कान है। क्ष को ख, छ, ये दोनों शब्दों में परिवर्तित कर दिया गया है। और वियोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ गया है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है, लेकिन उसके पहले की जो भी भाषा थी वो संयोगात्मक भाषाएं थी। नपुंसकलिंग समाप्त हो गया है। अपभ्रंश तक आते आते नपुंसकलिंग समाप्त हो गया, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रह गया है। यानी संस्कृत में नपुंसकलिंग है और उसके बदलते आते आते केवल स्त्री पुरुष लिंग ही रह गया है। अगला देखते हैं आवहट। आवहट का समय लगभग 1960 से लेकर 1100 तक माने जाते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के बीच हमेशा विवाद रहा है कि आवहट एक स्वतंत्र भाषा है या अपभ्रंश ही है। ऐसा एक हमेशा विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है, आवहट एक स्वतंत्र भाषा है या फिर अपभ्रंश का कोई रूपांतर है। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने आवहट नाम दिया, यानी अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है, अपभ्रंश के बाद विकसित हुआ एक रूप है आवहट। 13वीं 14वीं सदी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश आवहट कहा और हेमचंद्र ने उन्हें देशी नाम माला में शामिल करना उचित समझा। यानी अपभ्रंश आवहट कहा किसने, 13वीं 14वीं सदी के साहित्यकारों ने। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है आवहट, यानी अपभ्रंश का जो काल है वो लगभग 500 ईस्वी से
प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी तक माने जाते हैं। यानी इन दोनों के आते आते एक बीच तक, ये यहाँ तक आते आते एक परवर्ती रूप 1960 से लेकर 1000 तक यानी 1100 तक एक जो काल सीमा है वो एक परिवर्तन काल था। वो जो भाषा की जो परिवर्तन हो रहा था, हिंदी अपभ्रंश से हिंदी में तब्दील हो रहा था, उस समय की एक बीच की कड़ी को अवहट कहे जाते हैं। कुछ विद्वान परवर्ती अपभ्रंश को अवहट मानते हैं। परवर्ती अपभ्रंश भी कहे जाते हैं किसे? अवहट को। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर नामक उनके ग्रंथ में किया है। सुनिधि कुमार चैटर्जी ने परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा, यानी परवर्ती अवहट को परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा। डॉक्टर बोलाना तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही माना। ये याद रखने की बात है। उन्होंने कहा ये अपभ्रंश और अवहट दोनों दो तरह की भाषा नहीं है, बस एक ही भाषा है। कुछ विद्वानों के अनुसार अवहट संक्रांति काल की भाषा है। संक्रांति काल, अवहट को संक्रांति काल की भाषा भी कहे जाते हैं। विद्यापति ने देसी भाषा देसिल बयाना को अवहट कहा। देसिल बयाना सब जन मिठा, उनकी पंक्ति है देसिल बयाना सब जन मिठा, यानी देसिल बयाना यानी देशी भाषा को उन्होंने क्या कहा? अवहट कहा। अब्दुल रहमान ने संदेश राक्षस में अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में किया। यानी अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में किया है। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चंड ने अपने व्याकरण ग्रंथ में किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश को अवहट माना। बोलाशंकर व्यास ने आरंभिक हिंदी को अवहट कहा। यानी या अवहट के बारे में जो भी मतभेद है वो उसमें आते हैं। अगला है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी अवहट और हिंदी के बीच की कड़ी है। ये आपको याद रखना है। अवहट और हिंदी के बीच की कड़ी पुरानी हिंदी कहलाते हैं। देखिए पहले क्या आते हैं? अपभ्रंश आते हैं, उसके बाद अवहट आते हैं और उसके बाद क्या आते हैं? पुरानी हिंदी और हिंदी। उसके बाद पुरानी हिंदी के बाद हिंदी आते हैं। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? गुलेरी जी ने सर्वप्रथम पुरानी हिंदी। कौन? चंद्रधर शर्मा। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये उनका कथन है। गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। यानी परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रष्ट कहा। यानी आज का क्लास यही तक है। मुझे लगता है आपको अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के बीच का जो संबंध है वो पता चल गया होगा। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।